Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो प्रार सीरीज के आज के वीडियो में CBSE 2025 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं और आज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये टॉपिक है, अगर हम लोग एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जानते हो टॉर्क अप्लाई होता है PE sin थीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट PE sin थीटा अप्लाई करने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें चाहिए वेक्टर कंसेप्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को वेक्टर में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें वेक्टर कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद जाएंगे हम लोग सॉल्यूशन में। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से एक बार वेक्टर को रिवीजन कर लेते हैं। देखो वेक्टर में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इक्वल टू AB। अगर A और B के बीच में एंगल है तुम्हारा थीटा तो साइन थीटा, और ये हुआ एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप है एक यूनिट वेक्टर। सर डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो ये मान लो A और B बोर्ड के प्लेन में है तो एन कैप होगा A टू B। पहले A आ रहा है उसके बाद B आ रहा है, ये थंब घुमाओ, ये एन कैप आएगा बोर्ड से बाहर। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? A B उसके बाद साइन थीटा और एन कैप। थीटा क्या है? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर। कैसे निकला डायरेक्शन? तुम पहले A है उसके बाद B है, A टू B ये थंब घुमाओ, A टू B है मतलब ये चार फिंगर घुमाओ, थंब तुम्हें देगा एन कैप का डायरेक्शन। तो थंब आ रहा है तुम्हारा बोर्ड से बाहर, मतलब नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस जे करूं, के क्रॉस के करूं तो इसका रिजल्ट तुम्हें याद रखना होगा, ये आता है जीरो। सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है जीरो। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा। अब नेक्स्ट है, मान लो मैं आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के क्या है। सबसे पहले इसको याद रखो। देखो ये तो याद रखना होगा कि सिमिलर यूनिट का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो। अब देखो आई क्रॉस जे जीरो नहीं होगा। देखो ये मैंने क्लॉकवाइज लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत मदद तरीके से सिखा रहा हूं। ठीक है, ये हुआ आई जे के क्लॉकवाइज सेंस। मतलब देखो अगर ये आई क्रॉस जे मतलब आई टू जे जा रहे, उसके बाद क्या आ रहा है? के कैप क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आएगा पॉजिटिव के कैप। ठीक, उसके बाद जे क्रॉस के मतलब तुम जे से के जा रहे हो क्लॉकवाइज, के कैप के बाद क्या है? आई कैप। लिखो यहां पर आई कैप, बस हो गया। उसके बाद के क्रॉस आई तो के टू आई जा रहे हो क्लॉकवाइज, आई कैप के बाद क्या आ रहा है? जे कैप, ये हुआ जे कैप, बस हो गया। और अगर है जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई मतलब तुम जे टू आई जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आई कैप के बाद क्या है? के कैप, तो ये मैं लिखूंगा माइनस के कैप। ठीक, अगर क्लॉकवाइज जाए तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो नेगेटिव। अब देखो के क्रॉस जे जा रहे हो तुम एंटी क्लॉकवाइज, जे के बाद क्या? आई कैप ऑब्वियसली, लेकिन ये माइनस साइन होगा क्योंकि तुम जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उसके बाद आई क्रॉस के मतलब तुम आई टू के जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली माइनस साइन, और के कैप के बाद क्या है? जे कैप। बस यही तुम्हें सीखना है। ठीक, अब इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग इसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। बाकी जो सॉल्यूशन तुम्हें गूगल पे मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स था। मैंने ये सेट चेक किया था 180 कॉपीज। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था सेक्शन ई में 5 मार्क्स में, क्योंकि 5 मार्क्स में होता है तुम्हारा 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मार्क्स डिवीजन नहीं होता है। मार्क्स डिवीजन सिर्फ और सिर्फ आंसर की में होता है, जो हम लोग चेक करने के टाइम देखते हैं। मान लो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 हो सकता है, एक क्वेश्चन में 3 हो सकता है, एक क्वेश्चन में 2.5, तो वो तुम नहीं देख सकते। वो आंसर की हम लोग को जब मिलता है चेक करने के टाइम, तभी हम लोग उसको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। कहां कहां पर मार्क्स था मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। 4 स्टेप में इसका हाफ मार्क्स था। ठीक है, अच्छा तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इनटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वेक्टर फॉर्म में और वो है तुम्हारा XY प्लेन में। इस प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू 10 टू द पावर 7 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा पॉजिटिव जेड में। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड मैग्नेटोर एक्टिंग ऑन इट एंड द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस एट दैट इंस्टेंट। तो डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है और वो टॉर्क पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स के साथ निकाल सकते हो। ऑब्वियसली देख सकते हैं, देखें हम लोग आगे कि पॉजिटिव एक्स होगा या नेगेटिव एक्स होगा, तो ये निकालना है। जस्ट तुम्हें टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है। तो सिंपल, अगर तुम P sin थीटा अप्लाई करोगे इस केस में नहीं होगा। इस केस में तुम्हें
क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ये मैं लिखूंगा टॉर्क इक्वल टू, ये मैं लिखूंगा P क्रॉस E, ठीक है। बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ। तो लिखो पहले P का क्या हुआ, P का हुआ 0.8 I कैप प्लस 0.6 J कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, ठीक है। अच्छा ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये हुआ क्रॉस, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 7 और ये हुआ K कैप, ठीक। अच्छा सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 10 टू द पावर माइनस 29, 10 टू द पावर 7, पहले इसको हटाओ, ठीक है। ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 22, उसके बाद आई कैप के साथ K कैप का, ठीक है, 0.8, ये हुआ I क्रॉस K, ये हुआ I कैप क्रॉस K कैप, उसके बाद J क्रॉस K 0.6, ये हुआ तुम्हारा J क्रॉस K, ठीक है। अच्छा I क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस K याद है, ये मैंने देखो, ये देखो I क्रॉस K देख लो, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। अच्छा I क्रॉस के तुम्हें जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, I क्रॉस क्या आएगा माइनस J, ठीक है। ऐसे करोगे हम कुछ गलती तो होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा 0.8 I क्रॉस क्या होगा, I क्रॉस के उल्टा जाना पड़ रहा है, ये हुआ माइनस J कैप, उसके बाद 0.6 J क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हो, K कैप के बाद क्या आ रहा है I कैप, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ टॉर्क वेक्टर चल रहा है, ठीक है, ये हुआ टॉर्क वेक्टर, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 22, ये आ रहा है माइनस 0.8 J कैप प्लस 0.6 I कैप। अभी क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है, सपोज मान लो R वेक्टर है तुम्हारा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, तो क्या होता है R का मैग्नीट्यूड, ये होता है अंडर रूट जस्ट जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैं तुम लोग को एकदम क्लास 11 के साथ रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो ये हुआ टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो ये हुआ टॉर्क 10 टू द पावर माइनस 22 को तुम छोड़ ही दो, ठीक है। J कैप का कोफिशिएंट है माइनस 0.8, इसका होल स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस बैठेगा, और ये हुआ 0.6 का होल स्क्वायर। देखो जितना दूर मुझे पता हो रहा है, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 22 और ये हुआ 0.64, ठीक है, इसका होल स्क्वायर 0.64 और ये हुआ 0.36, ठीक है। ये कितना आएगा, ये वैल्यू 1 ही आएगा, 0.64 प्लस 0.36 क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 22। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आया न्यूटन मीटर। तो ये देखो हाफ मार्क्स था कौन कौन से स्टेप पर, देखो ये स्टेप पर हाफ मार्क्स था, ठीक है, ये स्टेप पर हाफ मार्क्स था और ये स्टेप पर हाफ मार्क्स था। तो ये हुआ, अभी हमने जो मार्क्स मिला है 1। अभी देखो ये डायरेक्शन में पूछा है, डायरेक्शन निकालने के लिए 1 मार्क्स था, यहाँ पर हाफ मार्क्स, यहाँ पर हाफ मार्क्स, ठीक है। अच्छा नहीं, हाफ मार्क्स यहाँ पर नहीं था, हाफ मार्क्स यहाँ पर था, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, 1। अभी ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो और 2 स्टेप करने मतलब इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए स्पेस, पे जगह नहीं है तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में। तो अभी मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्वेश्चन में बोल दिया है। देखो तो टॉर्क का 2 कंपोनेंट है, एक है तुम्हारा एक्स में, दूसरा है नेगेटिव वाई में, ठीक है। इसको हम लोग आराम से लिखते हैं। देखो ये हुआ टाउ वेक्टर इक्वल टू, टाउ का वेक्टर का मान लो ऐसे रिप्रेजेंट करो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, क्योंकि टॉर्क का सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, एक्स और वाई में। ये मैं लिखूंगा टाउ एक्स आई कैप और ये मैं लिखूंगा टाउ वाई जे कैप, ठीक है। जस्ट कंपेयर करो, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा टाउ एक्स कितना आया, टाउ एक्स तुम्हारा आया 10 टू द पावर ऑफ माइनस 22 और ये आया 0.6, ठीक है। अच्छा टाउ वाई ऑब्वियसली क्या है, टाउ वाई है तुम्हारा, अच्छा ये मैं बेटर ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का एक कंपोनेंट है नेगेटिव वाई में। तो टाउ वाई ये आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 22 और ये आ रहा है तुम्हारा 0.8, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो टॉर्क का एक कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स में और दूसरा कंपोनेंट है नेगेटिव वाई में। तो इसको मैं अभी प्लॉट कर रहा हूं। देखो ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस। टॉर्क का एक कंपोनेंट है एक्स में, देखो टॉर्क का एक कंपोनेंट है एक्स में, तो ये हुआ तुम्हारा टाउ एक्स मान लो, ठीक। अच्छा टाउ एक्स, ये हुआ टाउ एक्स वेक्टर, ठीक है, टाउ एक्स वेक्टर। अच्छा दूसरा कंपोनेंट है तुम्हारा नेगेटिव वाई में और ये हुआ तुम्हारा, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टाउ वाई वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव वाई में है। देखो
और ये हुआ वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ। एक साइड हुआ टाउ एक्स वेक्टर, दूसरा साइड हुआ टाउ वाई वेक्टर, और ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट। क्लियर? ठीक है, देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल था। और ये हुआ नेट टॉर्क। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन क्या कहता है? ये हुआ पैरेललोग्राम का एक साइड टाउ एक्स वेक्टर, दूसरा टाउ वाई नीचे होगा। क्यों सर? क्योंकि टॉर्क का दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव वाई में है, और ये हुआ उन दोनों का रिजल्टेंट टाउ वेक्टर। अब देखो क्या पूछा है, रिजल्टेंट टॉर्क एक्स के साथ कितना एंगल कर रहा है? ये हुआ एंगल अल्फा, तो अल्फा निकालो ना भाई, कौन तुम्हें रोका है? तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हुआ टाउ वाई। ठीक है, ये हुआ टाउ वाई, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये हुआ टाउ एक्स। तो tan अल्फा, टाउ वाई का वैल्यू क्या है? जस्ट पुट करो, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -22, और ये हुआ 0.8। टाउ एक्स का वैल्यू है 10 टू द पावर -22, टाउ एक्स का वैल्यू क्या है? ये हुआ 0.6। ये काटो, और ये हुआ tan अल्फा, ये हुआ 0.8 बाई 0.6, ये काटो, ये आया 8/6, और ये आया 4/3। 37 डिग्री का ट्राइंगल याद है? ठीक है, अगर याद नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना चाप तो लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 4/3 तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये एंगल आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये एंगल है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि टॉर्क का दूसरा कंपोनेंट क्या है? टॉर्क का दूसरा कंपोनेंट है तुम्हारा नेगेटिव वाई में। ठीक है, तो मैं आंसर ऐसे रिपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, आंसर को ऐसे लिखना होगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, तो नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये आया तुम्हारा 10 टू द पावर -22 न्यूटन मीटर, ये रखना होगा। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हुआ तुम्हारा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इन क्लॉकवाइज सेंस विथ रेस्पेक्ट टू, ये मुझे W लिखना चाहिए था, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ठीक है, हाफ मार्क्स तो तुम्हारा था यहाँ पर ये स्टेप लिखने के लिए, और हाफ मार्क्स था ये आंसर निकालने के। ठीक है, तो लास्ट 1 मार्क्स हमें मिल चुका था, अभी 1 मार्क्स मिल गया, तो चारों स्टेप के लिए तुम्हारा हाफ मार्क्स है। ठीक है, तो सीबीएसई ऐसे मार्किंग स्कीम डिजाइन करता है, कभी टाइम मिले तो सीबीएसई वेबसाइट में जाके मार्किंग स्कीम देख लें। ठीक है, ये कैसे तुम्हें मार्क्स मिलता है। ऑब्वियसली अगर तुम स्टेप जंप कर रहे हो तो स्टेप नहीं है तो मार्क्स भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुमने प्रॉपर अप्रोच किया भी है तो तुम्हें पूरा आंसर तुम्हें एकदम शानदार तरीके से तुम्हें क्लास 11 का कंसेप्ट के साथ मिक्सअप करके दिखाया। ये सीबीएसई 2025 में एक शानदार क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व किया भी था, नहीं भी किया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक शानदार क्वेश्चन है, और उसके साथ जो पैटर्न सवाल है जो फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर जो आने वाला 2027 में, उन सब को मैं डिस्कस करूंगा। ऑल द बेस्ट।